स्वागत है आपका राजीव राजीव रंजन सिंह जी, नई परख के मंच पर। मैं नई परख के दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि राजीव जी करंट अनप्लग बाय राजीव के संपादक हैं और जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, उसके ऊपर तो अपनी बारीक निगाह रखते ही हैं। साथ में दुनिया में जो पूँजी की गतिशीलता है, पूँजी बाज़ारों का जो मौजूदा मौजूदा ढाँचा है, संरचना है, उसका उतार-चढ़ाव है, उसके ऊपर भी काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जिस समय में बात कर रहे हैं राजीव जी से, वो एक ख़ास तरह का समय है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो गया है या विश्व युद्ध की संभावना है, लेकिन एक से ज़्यादा देश लड़ाई में कूद पड़े हैं। इज़राइल, अमेरिका एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान है। यमन भी लड़ाई में कूद पड़ा है और अ, दूसरे दूसरे देशों से भी जो मुस्लिम देश हैं, वो भी सब लड़ाई में कूदने की योजना बना रहे हैं। ईरान ने ईरान के ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ है, ईरान ने भी पलटकर हमला किया है, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें जो अमेरिका के मध्य पूर्व में फ़ौजी अड्डे हैं, उन फ़ौजी अड्डों पे हमला कर रही हैं और इज़राइल के ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल का हमला हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि ईरान ईरान की जो ईरान के पास इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके पास मिसाइलें 4 से 5,000 के करीब मिसाइलें हैं। वो बहुत लंबे अरसे तक मिसाइलों के दम पर अ, अपने जवाबी हमला जारी रख सकता है। इससे पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल फैल गया। चीन की अभी टिप्पणी तो नहीं आई है, लेकिन रूस की टिप्पणी सामने आ गई है। रूस ने ट्रंप के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि ये शांति दूत ट्रंप का असली चेहरा सामने आ गया है। तो राजीव जी से हम बात करेंगे, जो जियोपॉलिटिकल परिस्थिति है, इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। इसका क्या असर अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर पड़ेगा? इसका क्या असर बाज़ार के ऊपर पड़ेगा? स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ेगा? दुनिया में क्या स्थिति बनेगी और भारत में क्या स्थिति बनेगी? इन सभी सवालों पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका 2 बार स्वागत करना आज, क्योंकि आज आपको 2 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा करनी है। थैंक यू तो सर। खबरें तो सब आपके सामने हैं और इस वक़्त दोनों तरफ से ज़बरदस्त हमला चल रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो रही है। भयावह स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि ईरान जो है, आप सभी जानते हैं कि वो प्रॉक्सी है रशिया और चाइना का। इज़राइल प्रॉक्सी है अमेरिका और अलग वेस्टर्न यूनियन जो पावर्स हैं उनका। तो बेसिकली ये इज़राइल और ईरान के जो संघर्ष को हम इतने दिनों से देख रहे हैं, ये संघर्ष में अब पूरी तरीके से अमेरिका जो कि सुपर पावर है और दूसरी तरफ रशिया और चाइना जो कि सुपर पावर है, ये कूदते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी न्यूज छपी थी, इंडिया में उसके बारे में ज्यादा कवरेज नहीं हुआ, कि चाइना ने काफी मिसाइलें जो हैं वो पिछले कई हफ्तों में ईरान को मुहैया कराई है। और ईरान उसके तर्ज पे ये भी कह रहा था कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो इनका ये है युद्धपोत है, हमारे पास में ऐसी मिसाइलें हैं कि हम उसको भी डुबा सकते हैं। ये युद्धपोत बनाना आपको मालूम है कि कोई सस्ता खेल नहीं है। $16 बिलियन से लेकर $20 बिलियन के बीच में इसका वैल्यूएशन आका जाता है एक युद्धपोत का। तो बहुत ही, और 40-40 जो है फाइटर जेट्स उसके ऊपर में रहते हैं। तो ये अगर इस बार युद्ध हुआ तो ये युद्ध जो है ये कोई 1 दिन 4 दिन या 5 दिन में समाप्त नहीं होने वाला, जो मुझे लग रहा है। अब नहीं राजीव इसके जी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका के युद्धपोतों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ की तरफ और आपका ध्यान खींचूँगा, आप पहले से ही आपने इसका संज्ञान ले लिया होगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल में थे। वो इज़रायली संसद को भी संबोधित कर रहे थे। नेतन्याहू से वहाँ का विपक्ष नाराज़ है, नेतन्याहू के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। विपक्ष ने उस प्रधानमंत्री के संबोधन का बायकॉट भी किया और पहले से घोषित कर रखा था कि हम बायकॉट करेंगे। और देखिए, जिस वक़्त नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के साथ गले मिल रहे थे, उनसे स्वागत कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, उसी वक़्त इज़राइल इस युद्ध की तैयारी भी कर रहा था। मेरे ख़्याल है तैयारी कर चुका था, अंतिम दौर में रहा होगा उस वक़्त कि अब हम यहाँ हमें हमला करना है। उधर प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, तो भारतीय राजनीति में सतत चलते रहने वाले युद्ध में आके उलझ गए, हैं? और उधर इज़राइल ने ईरान के ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला कर दिया। अमेरिका उसके साथ है उस हमले में, अमेरिका और इज़राइल का संयुक्त हमला है। जी, तो इस तरफ मैंने केवल ध्यान खींचा आपका।
नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया बात जो है वो उल्लेखित की है। देखिए, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे अटेंशन को भटकाया जाए। ईरान जो कि इंडिया का एक बड़ा ही कह लीजिए कि पुराने समय से मित्र रहा है, भरोसेमंद। ईरान को एक ये फीलिंग देने के लिए कि भाई अभी हम युद्ध नहीं करने वाले। भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री संसद को संबोधित करते हैं, ताकि एक ये फिलर भेजा जाए कि अभी तो अटैक नहीं होगा और तुरंत उसके बाद अटैक किया जाए। तो ये देखिए, यही मोसाड की और यही इजराइल की खासियत है कि जो आप नहीं सोचते वो लोग कर देते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि नेतन्याहू और मोसाड ने मिलकर नरेंद्र मोदी को अपने छल आवरण के तौर पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और क्या है एकदम नरेंद्र मोदी को एक तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का ये बेजा इस्तेमाल है। आपको ध्यान इस्तेमाल हुआ होगा है। कि एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और वो चीन की यात्रा पर गए हुए थे और चीन ने कंपूचिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। वियतनाम के ऊपर आक्रमण कर दिया चीन ने, वियतनाम के ऊपर आक्रमण कर दिया लाल हाँ, सेना ने, हाँ, जनमुक्ति सेना ने चीन की। अटल बिहारी वाजपेयी उस यात्रा को बीच में रोक के वापस चले आए थे। एक तरह से उनका प्रोटेस्ट था। एग्जैक्टली जी। नहीं, ये आपने एकदम सही बोला। यहाँ इस्तेमाल हुआ है, मोदी जी का नहीं, भारत का इस्तेमाल हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। तो ये अपने आप में जो है, ये अभी भी हमारी आंखें खोलने का वक्त है। ये समय है कि हम इजराइल को, अमेरिका को जरा ध्यान से समझ लें और समझ लें कि भैया हमको उनका जो है प्यादा नहीं बनना है। क्योंकि वर्ल्ड ओवर इमेज तो यही जा रही है कि भारत अब धीरे धीरे प्यादा बनता जा रहा है अमेरिका और इजराइल का। तो ये, और जो अब हुआ है, ये तो और उस फीलिंग को इन्फोर्स करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज देखिए क्या है, हमको मालूम है कि हमारे देश में भी एक साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ये भले ही सुन्नी ज्यादा है, ईरान इज अ शिया कंट्री, शिया डोमिनेटेड कंट्री, परंतु मुस्लिम एक सेंटिमेंट जो है वो तो ईरान के साथ में है ही, और एंटी इजराइल बहुत ज्यादा है। ये ऐसी पूरा उत्तर प्रदेश का अवध वाला इलाका जो है ना, जी, जो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये पूरा शिया इलाका है। एग्जैक्टली लखनऊ एक शिया शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक शिया शहर है। उसके बाद जो घाटी है, कश्मीर घाटी का एक खास इलाका शिया इलाका है, और ये लखनऊ का इलाका और कश्मीर घाटी का शिया इलाका, चूंकि सुन्नियों से शियाओं की प्रतियोगिता है हिंदुस्तान में, शिया सुन्नी दंगे होते रहे हैं 70 के दशक में, काफी हिंसा होती रही है दोनों के बीच में, और शिया अपने आप को पीड़ित महसूस करते रहे हैं। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए रहते हैं शिया। राजनाथ सिंह जी जो लखनऊ चुनाव लड़ते हैं, उनको शियाओं के वोट मिलते रहे। बिना शियाओं के वोट के आप लखनऊ में चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मैं लेकिन अब जो इन्होंने रवैया अख्तियार किया है जी, नरेंद्र मोदी ने, इसका मतलब ये है कि जो शिया वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को के प्रति हमदर्दी दिखाने से पहले एक बार और सोचेंगे। एकदम मैं यही बात कह रहा था कि ये जो है, ये इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी जो है ये चीज इंपैक्ट करने वाली है। और चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उनके दिमाग में ये रहेगा कि इजराइल ने नरेंद्र मोदी को बुलाया, ईरान को एक छलावा दिया है अमेरिका और इजराइल ने कि भैया सब मतलब बातचीत चल रही है। ईरान ने आज क्या कहा, पहला जो वक्तव्य आया ईरान से निकल के वो यही तो आया कि हमारी तो बातचीत चल रही थी, वियना में जाने की बात चल रही थी, हमारी बातचीत चल रही थी। तो ये बातचीत करते करते इस बीच में आपने हमला कर दिया, तो ये क्या बात हुई। तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही दिमाग बना के बैठे थे कि हमको आक्रमण करना है ईरान के ऊपर में, तो फिर ये बातचीत का छलावा क्यों किया। तो इसी का राजीव जी, इसमें यह भी लगता है कि चूंकि ट्रंप के खिलाफ एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ट्रंप का जो टैरिफ का जो वेपनाइजेशन किया था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, और ट्रंप को पीछे कदम खींचना पड़ा। दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ भी काफी एंटी इनकम्बेंसी इजराइल में चल रही है। मतलब तो उन दोनों नेताओं की राजनीतिक गोटी लाल बनी रहे, इसके लिए जरूरी था कि वो इस समस्या से निपटने के लिए युद्ध का सहारा लें। ये आमतौर पर नेता लोग जब उनके ग्राफ गिरने लगता है तो वो युद्ध का सहारा लेते हैं। सिर्फ यही दोनों नहीं, मैं इस पे नरेंद्र मोदी जी को भी ऐड करना चाहूंगा। ना केवल डोनाल्ड ट्रंप, ना केवल नेतन्याहू, बल्कि ये जो नरेंद्र मोदी जी बार बार इजराइल का और अमेरिका का जो दौरा करते हैं, ये क्या इमेज, क्या ब्रांडिंग अपनी करना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बार बार यही दिखाना चाहते हैं कि ये इन कंट्री के बहुत क्लोज हैं। नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ गिर रहा था, एप्स्टीन फाइल से लेके यूएस अमेरिका ट्रेड डील तक, ये जो समा बन रहा था उसमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई नेतन्याहू भी प्रॉब्लम में है, डोनाल्ड ट्रंप भी प्रॉब्लम में है, और हमारे देश में नरेंद्र मोदी भी प्रॉब्लम में है।
और मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, ये अगर चाइना और रशिया के दिमाग में बैठ गया कि भारत एक ट्रस्टेड अलाई नहीं है, तो आने वाले दिनों में इस युद्ध के गंभीर परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। वो कैसे भुगतने पड़ सकते हैं वो मैं समझाता हूं। देखिए, डिफेंस के मामले में आज भी हमारा 60 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो हम रशिया से मंगाते हैं। हमारी पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री जो है वो चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट है। हमारे जितने भी एपीआई जो कि मेडिसिन बनाने के लिए, फार्मा के लिए जो रॉ मटेरियल का काम करते हैं, वो 99% चाइना से आते हैं। मतलब कुछ कुछ एपीआई, और मतलब वैक्सीन आप ये समझ लीजिए कि पेंसिलिन जो है 100% चाइना से। फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल बिना रेयर अर्थ मेटल्स के चल ही नहीं सकता है। हमको मालूम है कि वर्ल्ड के कई सारे रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई चेन पे पूरा चाइना का कंट्रोल है। गैलियम 98% चाइना सप्लाई करता है। बिना गैलियम के आप डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते हैं। तो यदि, और फिर बात करते हैं हम रशिया की। रशिया से हम आज की डेट में अपना 1/3 तेल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं। तो यदि रशिया और चाइना के दिमाग में ये बैठ गया कि भारत के मोदी जी बार बार इजराइल की दौरे कर रहे हैं, भारत के मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के करीब जाने का अथक प्रयास कर रहे हैं, और ये ट्रस्टेड अलाई नहीं है, तो आज आप ये बात को लिख लीजिए कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री, ये आने वाले दिनों में प्रॉब्लम में आ सकता है। क्योंकि यदि उसकी सप्लाई रोक दी, ईरान के अलाई हैं रशिया और चाइना, और ये देखेंगे कि वो कोई भी कंट्री जो इजराइल के साथ में जा रहा है या ईरान के खिलाफ जा रहा है, ये उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ही लेंगे। जो पिछले कुछ दिनों से चंचन के खबरें आ रही कि भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कंप्लीटली बंद कर रहा है। देखिए, ये इसके दूरगामी परिणाम तो होने ही थे, आज नहीं तो कल। अब ये थोड़े जल्दी हो गए हमले के कारण, परंतु मुझे चिंता ये है कि अब ईरान पे हमला हुआ है। ईरान ऐसे तो वर्ल्ड का सिर्फ 4% ही ऑयल का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। हर दिन पूरे विश्व में 100 मिलियन बैरल पर डे जो है वो ऑयल कंज्यूम होता है। 100 मिलियन बैरल पर डे में 4 मिलियन बैरल पर डे जो है ईरान प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 3.5 मिलियन बैरल पर डे जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और अधिकतर एक्सपोर्ट चाइना को करता है वो। तो हो क्या रहा है कि ईरान के ऊपर में अटैक करने से ऑयल के प्राइसेस ईरान को लेके तो नहीं बढ़ेंगे, परंतु ईरान से जो हॉर्मुज की खाड़ी गुजरती है, जहां से विश्व का 20% तेल का लॉजिस्टिक है या शिपिंग लाइंस जो है वहां से गुजरती हैं, उसको ईरान हो सकता है बंद कर दे। और 20% यदि ऑयल का धमकी भी दे चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी भी दे चुका है ईरान पिछली बार। एग्जैक्टली। तो अगर ये बंद कर दिया तो ये तो हमारे ऊपर में खतरनाक प्रहार होगा। देखिए, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है, मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों ध्यान से सुनना, कि ये आपको कोई नहीं बताएगा। प्रॉब्लम यहां ईरान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो है चाइना को घेरने की। चीन का पूरी तरीके से घेराव जो है वो अमेरिका कर रहा है। चीन अपने ऑयल का लगभग 65% जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है, और 35% जो है वो इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट उसको मेनली ईरान से आता है और रशिया से आता है। यही दोनों मेन उसके ऑयल जो है सप्लाई करने वाले हैं। और वेनेजुएला से भी जाता था। वेनेजुएला को उन्होंने समाप्त कर दिया, तो थोड़ा सा ऑयल का धार जो है वो चाइना की तरफ जाना बंद हुआ। ईरान के ऊपर में अटैक करके कम 2.5 से 3.25 मिलियन बैरल पर डे का जो ऑयल का मूवमेंट चाइना की तरफ था वो भी बंद हो जाएगा। और पहले ऑलरेडी 5 लाख बैरल पर डे जो वेनेजुएला प्रोवाइड करता था वो भी बंद हो गया। तो ये दो जगह बंद होने से क्या होगा, चाइना में ऑयल की रिक्वायरमेंट तो बहुत है, पर सप्लाई नहीं होगी, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। ऑयल के प्राइसेस यदि चाइना के लिए बढ़े तो उसकी इकोनॉमी जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स ये कि चाइना में किसी भी तरह चीजों के प्रोडक्शन प्राइसेस को बढ़ा देना है। चाइना में चीजों के प्रोडक्शन प्राइस को यदि आपने बहुत बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली जो है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कोई दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करेंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरे के पूरे पॉलिटिक्स की धुरी में जो है
वो है चीन, और वो किसी भी तरीके से चीन को घेरना चाहते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अमेरिका में लाना चाहते हैं। ये ईरान पे भी जो हमला है, ये हमला कुछ नहीं है, ये किसी तरीके से चीन की सप्लाई लाइन कट करना है। वेनेजुएला ऑलरेडी वो कट कर चुके हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चीन को इस चीज का अंदेशा था पिछले 1 साल से। चाइना का जो ऑयल का जो कंजम्पशन है, आप जान के हैरानी होगी अभी कि पिछले साल हर दिन चाइना ने 1.5 मिलियन बैरल पर डे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया। जो उसका जो कंजम्पशन, उससे 1.5 मिलियन बैरल पर डे उसने ज्यादा इंपोर्ट किया। उसने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं, और सारे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व वो पिछले 1 साल से चाइना भर रहा है। चाइना के पास में अब इतना स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व हो गया कि 1 साल तक का जो है 9 महीने से 1 साल तक का ऑयल जो है उसकी खपत वो कर सकता है, यदि ऑयल की सप्लाई में कहीं भी डिसरप्ट हो। तो ये बहुत बड़ा गेम है। आप जो कह रहे हैं उससे तो साफ दिखाई पड़ता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप डाल हैं तो फिर शी जिनपिंग पात हैं। बिल्कुल, उन्होंने पहले से ही भांप लिया था, और चीन हमेशा आगे की सोच कर चलता है, ये हम लोगों को पता है। अभी आपसे बातचीत से पहले मैं एक विदेश नीति के और रक्षा नीति के एक बड़े अच्छे विशेषज्ञ हैं, उनसे टेलीफोन पर बातचीत कर रहा था। वो बहुत व्यस्त थे इस वक्त, उनकी बहुत डिमांड है इस वक्त टीवी मार्केट में। तो उनका कहना ये था कि ये जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई से अंततः चीन को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, इसलिए ज्यादा फायदा नहीं ले पाएगा। और क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसको किसी तरफ से हमले का खतरा नहीं है, कहीं भी उसकी फौजें फंसी हुई नहीं है, उसको डिफेंस के ऊपर उसका कोई ऐसा कोई खर्च वर्च नहीं हो रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था जो है अभी भी किसी भी तरह के बाहरी दबाव से या अनुत्पादक किस्म के दबाव से, अनप्रोडक्टिव प्रेशर से चीन की अर्थव्यवस्था काफी मुक्त है। और इस पूरे झगड़े से अंततः सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई देश उभरेगा तो वो चीन उभरेगा। आई बैक टू डिफर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि चाइना का जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है इंटरनली, वो बहुत अच्छा नहीं है अभी जी। 2021 से चाइना जो है वो लगभग रियल स्टेट की मार से जो है वो अंदर से हिला हुआ है। तो रियल स्टेट के प्राइसेस 2021 में जो वहां थे, आज लगभग उससे 20 से 25% नीचे हैं। और आपको जैसे कि पिछले भी इंटरव्यू में मैंने बताया था कि चाइनीज हाउसहोल्ड जो हैं, घर जो हैं, उनका 60 से 70% वेल्थ जो है, नेटवर्थ जो है, वो टाइड अप है उनके घरों में। तो जब ये नेटवर्थ नीचे आता है, वेल्थ नीचे आता है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो कंजम्पशन जो है उसको भी कम कर देता है। चाइना वैसे भी एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। चाइना जो है, चाइना इज बेसिकली एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी। चाइना के जो जीडीपी जो है उसमें एक्सपोर्ट का पोर्शन 40% से लेकर 50% के बीच का है। चाइना की जीडीपी अपने आप में इतनी विशाल है, तो आप सोचिए 40% यदि मैं देखूं लगभग $18 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो लगभग ये 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में आता है। इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, और वर्ल्ड ओवर जो है हम देख रहे हैं कि वॉर हो रहा है, जियोपॉलिटिकल उठक पटक हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो भैया इन चीजों को इंपोर्ट करेगा कौन? चाइना यदि एक्सपोर्ट करेगा तब तो जाके वो कमाई कमाएगा। चाइना भी मार झेलने वाला है, दोहरी मार इसलिए झेलने वाला है। पहला तो मैंने ऑयल के सप्लाई लाइन का आपको बताया, ऑयल वहां पे चाइना में भी है नहीं। चाइना भी भारी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है, जापान करता है, इंडिया करते हैं। ये तीनों देश जो है सबसे ज्यादा आप कह लीजिए हाशिए पे चले जाते हैं जब भी उनके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो दूसरी चाइना के साथ दिक्कत है कि चाइना का डोमेस्टिक कंजम्पशन नीचे जा रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो मालूम कैसे सब्सिडी कर रहा है कि अगर आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हो तो चाइनीज सरकार आपको 2000 रुपए बोल रहा हूँ, सॉरी 2000 युआन या जो भी वहां की करेंसी है वो देगी, रेमनी भी देगी, युआन देगी। इस तरीके की स्कीम करके वो कंजम्पशन कैसे भी चाइना में बिल्टअप कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कंजम्पशन क्यों नहीं हो रहा? कंजम्पशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि नेटवर्थ जो है हाउस होल्ड का, घरों का वेल्थ जो है वो नीचे आ गया है, क्योंकि लोगों ने घरों में पैसे लगा दिए थे। घर के दाम 1 करोड़ रुपए से यदि 80 लाख आ जाएंगे तो आप तो पहले दिन 20 लाख रुपए नेगेटिव में चले गए। तो ये चाइना के अंदर में हो रहा है। तो चाइना को अपनी इकोनॉमी बॉन्ड रखने के लिए
चाइना इज डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड, चाइना के बाहर की दुनिया पे चाइना ज्यादा डिपेंडेंट है। और यदि चाइना के बाहर की दुनिया में जियोपॉलिटिकल उठक बैठक बहुत ज्यादा हुई, महंगाई बढ़ी, ऊर्जा के बढ़े, तेलों के दाम बढ़े, तो इसका इंप्लीकेशन, इसका इंपैक्ट जो है वो चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये जो भी आपके एक्सपर्ट जिनसे भी आपने बात किया, मैं चाहूंगा कि अगली बार यदि आप उनसे बात करें तो उनसे पूछें कि चाइनीज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आप जरा बताएं कि भैया कैसे ये फायदेमंद है, क्योंकि यदि वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट चाइना नहीं कर पा रहा है जिस मात्रा में वो कर रहा था, तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर होगी, क्योंकि इंडिया की तरह चाइना की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। अमेरिका का 72% जीडीपी कंजम्पशन से आता है, इंडिया का 65% जीडीपी कंजम्पशन से आता है, चाइना के मामले में ये 30% या 28% के आसपास में बहुत कम है। ये तो रही चीन की स्थिति, जिसकी आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की, विचारणीय व्याख्या की। इसके ऊपर और भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन देशों की अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित है, उनके ऊपर इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा, जिन देशों की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये दो अलग अलग पहलू हैं। लेकिन इसका पूंजी बाजार पे क्या असर पड़ेगा? भारत का पूंजी बाजार तो पहले से ही पिट रहा है। मुझे याद पड़ता है कि कल या परसों मेरी जो आपसे बात हुई थी फोन पर, तो आपने कहा था कि देखिए ये 1000 पॉइंट जो है भारत का पूंजी बाजार फिर गिर गया है। कल बात हुई थी शायद, हाँ, भारत का पूंजी बाजार फिर गिर गया है। और अब ये युद्ध हो रहा है, और युद्ध से जाहिर है कि हर जगह असर पड़ता ही है। तो भारत के पूंजी बाजार की क्या स्थिति बनेगी? नहीं, देखिए, विश्व भर के बाजार के लिए बहुत ही, अगर युद्ध लंबा खिंच जाता है तो बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है, और भारत के लिए तो मैसिव नेगेटिव का रीजन ये है कि ये जग जाहिर है, सबको पता है कि भारत भारी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है। लगभग हम अपने 88 से 85% ऑयल का रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं। तो ये युद्ध बढ़ता है तो ईरान का वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड ओवर ईरान का सिग्निफिकेंस सिर्फ ऑयल को लेके ही है। ऐसा तो है नहीं कि ईरान ऑयल के अलावा कुछ बहुत बड़ा बना रहा है वर्ल्ड को और प्रोवाइड कर रहा है। इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है ऑयल। ये ऑयल की सप्लाई लाइन, हॉर्मुज की खाड़ी जो है उसको बंद करके या अपने जो एक्सपोर्ट करता है उसको कम करके बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है, और इसका प्रभाव पड़ेगा तो वो पड़ेगा इंडिया पे। अब इंडिया में देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है अभय जी, क्या है वो? इंडिया में जब $100 पे ऑयल चला गया था तब भी इसी रेट पे ऑयल बिक रहा था, जब $50 गया तब भी इसी रेट पे बिक रहा था। तो कहने का मतलब है कि एक बैंड हमें समझ में आ गया कि 50 से लेके 100 तक रहा तो डॉलर में ऑयल पर बैरल तो प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, परंतु भारत सरकार की भी फिस्कल कंडीशन बुरी है आज की डेट में। तो मुझे डर यही है कि इस बार जो है भारत सरकार के ऊपर में ऑयल के बढ़ते हुए दाम जो है वो भारत सरकार खुद एब्जॉर्ब ना करके आपके मेरे ऊपर ना ढकेल दे। 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल नागपुर में आज की डेट में है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब दिल्ली में आप लोग को कम मिलता है, बट नागपुर में 108 रुपए प्रति लीटर तेल का दाम चल रहा है पेट्रोल का। यदि ये पेट्रोल के दाम ऊपर बढ़े तो आप ये समझ जाइए कि आज तो हर बिजनेस लॉजिस्टिक बेस्ड ही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है ही। मतलब कोई भी कॉस्ट में सीमेंट जैसा प्रोडक्ट जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीमेंट जो आप खरीदते हैं एक बोरे के सीमेंट में 60% जो खर्चा है वो ऊर्जा का, फ्यूल का खर्चा है, फ्यूल कॉस्ट है। कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट ये वो नहीं है, फ्यूल यानी एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जा रहे हैं और जो बिजली लग रही है वो कॉस्ट जो है दैट इज 60%। तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, फल महंगा हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। तो जब हर चीज महंगी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस महंगाई को रोकने के लिए भारत के बैंक इंटरेस्ट रेट ऊपर करेंगे। जब बैंक्स इंटरेस्ट रेट ऊपर करते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर की जो अर्निंग्स है कंपनीज की वो मानी जाती है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब वैल्यू कम हो जाएगी फ्यूचर के अर्निंग्स की तो क्वाइट ऑब्वियस है कि शेयर प्राइसेस जो लेवल पे उस लेवल पे क्यों आएंगे, वो तो और ज्यादा नीचे आएंगे। तो अर्निंग मल्टीपल कंप्रेस्ड होंगे, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से जो डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स को वो ज्यादा होगा, उस कारण से जो है वो शेयर प्राइसेस बुरी तरीके से टूटेंगे। तो मुझे लगता है कि यदि ये वॉर
खिंच गया या लंबा चल गया, तो जो आज लेवल है 25,000 के आसपास में जो मार्केट है, यहां से सीधा 20% डाउन नजर आएगा। 20 जो है सीधा निफ्टी जो है वो आपको 25,000 से 20,000 पे जाते हुए नजर आएगा। और यदि ये ऐसा हो गया तो आप समझिए कि इंडिया के मध्यम वर्गीय परिवारों की कमर टूट जाएगी। कमर इसलिए टूट जाएगी क्योंकि पिछले 3 साल में भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों ने भर भर के एसआईपी द्वारा म्यूचुअल में पैसे डाले। आज मैं उन बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जो आज से 3-4 साल पहले तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे। आज पता चल रहा है कि भाई उनको में उनकी कुछ एफडी बची नहीं है, सबकी सब उठा के उन्होंने स्टॉक मार्केट में डाल दी है। तो यदि ये ऐसा होता है तो क्वाइट ऑब्वियस है कि एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट आपका नीचे जाएगा, सेविंग आपका नीचे जाएगा। मध्यम वर्ग के परिवार जो है भारत में वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं यदि ये वॉर लंबा खिंचा तो। और स्टॉक मार्केट तो जम के टूटने का दिख रही है। जी आप तो बहुत संगीन चेतावनी दे रहे हैं और जाहिर है कि आप जमीनी परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद ही ये चेतावनी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अगर और कोई मुद्दा आपकी निगाह में आ रहा हो तो आप हस्तक्षेप करके आप बोल सकते हैं उसको। फिर मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने कुछ चर्चा पूरी कर ली। हाँ, आपने कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी, मैं इस पे 2 चीजें जो हैं जो अपने बातचीत में नहीं आई क्योंकि प्रश्न नहीं वैसा। एक ये था कि वर्ल्ड ओवर डिफेंस बजट जो है, डिफेंस बजट मैसिव रूप से बढ़ने की मुझे जो है वो संभावना दिख रही है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस ये इस हफ्ते में दिया, उसमें उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद दिया है कि भाई डिफेंस का जो बजट था अमेरिका का वो $1 ट्रिलियन का था इस साल का, 2024 का। और उन्होंने एक आवेदन डाला या पूर्ति की मतलब डिमांड की है कि $500 बिलियन और दे दिया जाए, यानी $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन को डिफेंस बजट बढ़ा दिया जाए। तो ये तो बात हुई अमेरिका की कि अमेरिका $1.5 ट्रिलियन जो है डिफेंस पे खर्चा करने जा रहा है। परंतु अमेरिका के साथ में हमको जर्मनी से खबर आ रही है कि जर्मनी जैसा राष्ट्र जो 1.5% से ज्यादा अपने डिफेंस पे खर्च नहीं करता था, 1.5% से भी कम करता था, उसने घोषणा की है कि हम जल्दी इसको 3% करने वाले हैं और फिर 5% करने वाले हैं। जापान ने घोषणा की है, ताकाइची जो जीत के आई है, कि मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी कि जापान के डिफेंस बजट को 5% जीडीपी कर दूं। $4 ट्रिलियन से ज्यादा की बड़ी इकोनॉमी है जापान की। तो $200 बिलियन का डिफेंस बजट अगर जापान जैसे राष्ट्र का हो गया तो आप समझिए कितना मतलब छोटा सा देश है। भारत का जो डिफेंस बजट है वो $80 बिलियन के आसपास में है। यदि मैं बिलियन, क्योंकि मैं सबका बिलियन और ट्रिलियन में बोल रहा हूं इसलिए इंडिया का भी बता दूं कंपैरिजन इजी हो। तो इंडिया को भी जो है मजबूरी में अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा, क्योंकि अमेरिका बढ़ा रहा है तो चाइना बढ़ा ही रहा है। चाइना का आज की डेट में $500 बिलियन के आसपास में और चाइना इसको $800 बिलियन के आसपास में लेके जाना चाहता है। तो मैं क्यों डिफेंस बजट पे बात कर रहा हूं? यदि डिफेंस की तरफ पैसा जाएगा तो इससे 2 चीजें होने वाली है। पहली चीज ये होने वाली है कि डिफेंस में लगती हैं स्टील, कॉपर, अल्युमिनियम, गैलियम, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो दुनिया भर के जो ये रिसोर्सेज हैं, ये जो मेटल्स हैं, इनके प्राइसेस तेजी से ऊपर जाएंगे। वॉर इकोनॉमी में सबसे तेजी से ऊपर जाता है वो जाता है मेटल्स। तो मेटल्स जो है इसके मार्केट में आग लग जाएगी। हमने पिछले साल देखा था वो कुछ भी नहीं था। यदि ये युद्ध लंबा चला तो आप समझ जाइए कि मेटल के प्राइसेस जो है छप्पर फाड़ देंगे। पहली चीज ये हो, तो चांदी बहुत ऊपर जाएगी, चांदी भी ऊपर जाएगा, सोना भी ऊपर जाएगा, और इन सबसे ज्यादा ऊपर तेजी से जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स जो कि डिफेंस में मिसाइल में लगते हैं, और कॉपर और अल्युमिनियम। कॉपर और अल्युमिनियम जो है ये दोनों के दोनों हर हथियार अस्त्र शस्त्र में जो है इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो इनके प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर भागने के मुझे अंदेशा दिख रहा है कि भाई भाग सकता है। इंडिया अल्युमिनियम के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, बट कॉपर हम इंपोर्ट करते। तो पहली चीज ये हुई। दूसरी ये, यदि डिफेंस की तरफ बजट एलोकेशन हो रहा है तो कुछ तो सेक्टर रहेगा जहां पे नहीं जाएगा। तो आने वाले दिनों में एजुकेशन, हेल्थ केयर, है ना, एग्रीकल्चर, साफ सफाई, सैनिटेशन, ये सब जो काम थे इसका बजट में आप देखोगे कटौती आपको नजर आएगी। यदि इन चीजों के बजट में कटौती होती है तो लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आएगा। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड आज हम देख रहे हैं, जिसके आदी हो गए,
हो सकता है आने वाले दिनों में वर्ल्ड ओवर, ना केवल भारत बल्कि विश्व भर में लोगों का जो जीवन स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें हमको गिरावट दिख सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रायोरिटीज जो है वो डिफेंस की तरफ कर रही है, ना कि सिविलियन लाइफ की तरफ कर रही जी। है। जी बहुत अमित बहुत धन्यवाद राजीव जी। बहुत ही अच्छी, तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण चर्चा हम लोगों ने की। निश्चित रूप से नई परख के दर्शकों को ये बहुत ही लाभान्वित करेगी और ये घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहा है। आज अभी युद्ध के बादल हैं और लग रहा है युद्ध और सघन हो जाएगा। कल तक और इंतजार करते हैं। देखते हैं ये युद्ध किधर जाता है। फिर हम लोग राजीव जी के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।